कि हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें, इसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, इसके पास हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट बोर्ड्स की। सबसे पहले हम सीखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट ह्यूमन बॉडी। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, मैं आपको यहाँ पर पहले टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का ओवरव्यू दे दूँ कि कौन से टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सबसे पहला टाइप ऑफ कार्टिलेज देखें, हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन। दूसरी तरह का कार्टिलेज होता है इलास्टिक, और तीसरी तरह का होता है फिब्रो। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अच्छा, अब इनके थोड़े बहुत करेक्टर्स। जो हाइलिन है ये होता है हमारे पास स्मूथ, एक तो मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा हाइलिन मिलता है। ठीक है, और हमारे पास ये ग्लासी अपीयरेंस होती है इसकी। अच्छा, हम इसके बाद इलास्टिक की बात देखते हैं। इलास्टिक जो है ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, नाम ही बता रहा है इलास्टिक है। उसके बाद जो है ये हमारे बेंडिंग वगैरह में, जहाँ बेंडिंग होनी हो वहाँ पर भी ये मौजूद होता है, तो ये इसका ये मेन फंक्शन है। उसके बाद जो फिब्रो कार्टिलेज टफेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है, और ये शॉक एब्जॉर्प्शन में इसका रोल होता है ज़्यादा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं इनके बेसिक कैरेक्टर। अब इनकी देखनी है हमने लोकेशन। लोकेशन इसकी होती है एंड्स ऑफ हाइलिन के एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, उसके बाद हाइलिन हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस पे भी मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इलास्टिक है, इलास्टिक ज़्यादा जैसे ई है फॉर इलास्टिक, और ई जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर होगा एक्सटर्नल एयर एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद ये हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क क्या है एक्चुअली, मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारे पास जो वर्टिब्रेज है उनके बीच में एक डिस्क मौजूद होती है जो उनको ज्वाइन करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, वो इंटरवर्टिबल डिस्क है। दूसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हिप बोन, दो हिप बोन से आपस में जुड़ी हुई है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट से जुड़ी हुई है, वहाँ पर भी यही होता है फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, मेन लोकेशंस होगी। अब क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, तो अभी मैंने बताया हाइलिन कार्टिलेज हमने अभी देखा मोस्ट कॉमन जो है। अगला एमसीक्यू जो है वो है व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट कार्टिलेज। जो कार्टिलेज के बारे में फॉल्ट जो एक चीज़ पूछी जाती है ये होता है ए वेस्कुलर, मतलब इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ए वेस्कुलर होता है। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यही यहाँ पर है कि दे आर मेनी ब्लड वेसल इन कार्टिलेज, गलत है, फॉल्स पूछा है, बाकी सब सही है। जो कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स और कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके बाद एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स पे, जॉइंट्स पे, जैसे ये जॉइंट क्या है, दो बोन जहाँ मीट करी हैं, जैसे दो बोन मीट करी हैं, तो इनके एंड्स पे कलर चेंज करके बना देता हूँ, इनके एंड्स पे कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है बोन से, बिल्कुल ठीक है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो यही है, ए वाली। अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बताया अभी कार्टिलेज और बोन दोनों क्या कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो कार्टिलेज दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये आंसर होगा। अच्छा, अगला एमसीक्यू है हमारे पास, अगला एमसीक्यू है हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। अच्छा, हिंज जॉइंट अब क्या है, ऐसा जॉइंट जैसे हमारे दरवाजे की मूवमेंट होती है वो वाली मूवमेंट जो कॉज करा है, तो ये उस तरह की मूवमेंट हमारे पास नी में होती है और एल्बो में, दो जगह उस तरह की मूवमेंट होती है। तो नी में कौन सा जॉइंट मौजूद होता है, नी में जो थाई वाली बोन है हमारी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर है, और नीचे हमारी जो लेग वाली है टिबिया फिबुला होती है। अच्छा, एल्बो में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे अपर हैंड में मौजूद है जो बोन वो होती है ह्यूमरस, और नीचे जो है हमारे फोर आर्म में जो मौजूद होती है वो होती है रेडियस वालना। ये मिलती हैं और एल्बो जॉइंट बना देती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो ये हिंज जॉइंट है, ये या तो नी का होगा या तो वहाँ पे एल्बो का होगा, तो यही ऑप्शन दिया हुआ है, एल्बो ह्यूमरस और रेडियो वालना, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट कॉल्ड सूचर। सूचर क्या होता है, मैं आपको डायग्राम पे शो करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास सूचर्स। अच्छा, सूचर्स क्या है, हमारे जो सर में स्कल में जो बोन्स हैं, जैसे ये एक है फ्रंटल बोन, उसके बाद हमारे पीछे बोन मौजूद होती है पैराइटल बोन, और सबसे पीछे होती है नेक के ऊपर ऑक्सीपिटल बोन। तो जो हमारे फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है ये वाला, मैं इसको कलर डार्क कर दूँ या शेड कर दूँ, शेड कर देता हूँ, ये वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास कोरोनल सूचर है, हम बताया हुआ भी हमारे कोरोनल सूचर। ठीक है, उसके बाद पीछे यहाँ कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पीछे जो है हमारे पास ये दो पैराइटल बोन को जो जोड़ा है, जो हमारे स्किल में पैराइटल बोन को जोड़ा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास सिजाइटल सूचर। ठीक है, उसके बाद सबसे पीछे यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच में ये हमारे पास लिम्फोइड सूचर। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के सूचर्स होते हैं स्केल में।
और जब बच्चा पैदा होता है सूचेस इतने इनक्लोज नहीं हुए होते, क्योंकि बच्चे की माँ के जाहिर है बच्चे की जब डिलीवरी होनी तो आसानी से हो जाए, फ्लेक्सिबल हो थोड़ा हेड, बाद में ये सूचेस क्लोज हो जाते हैं और हेड की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो सूचेस कहाँ मौजूद होते हैं? स्कल बोन्स में मौजूद होते हैं, अभी हमने देखा है। आगे, अ जॉइंट इज इन विच एंड्स ऑफ बोन आर कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज एंड हेल्ड टुगेदर बाय सराउंडिंग ट्यूब लाइक कैप्सूल ऑफ डेंस फिब्रस टिश्यू। अच्छा, अब ये एक जॉइंट की जॉइंट के एक्चुअली करेक्टर बता रहे हैं। कौन सा जॉइंट है मैं आपको ये दिखा देता हूँ डायग्राम से। ये साइनोवियल जॉइंट, इसके कुछ करेक्टर्स हैं। क्या क्या करेक्टर हैं यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से सारा समझाऊंगा ताकि अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, इसके करेक्टर देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले इसके अंदर जॉइंट कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल है, ठीक है। सबसे बाहर जो मैं लेयर मार्क कर रहा हूँ ना, ये है कैप्सूल। कैप्सूल का क्या मतलब है? कोई चीज़ को कवर करती है, वो क्या होता है? उसका कैप्सूल होता है। तो इस तरह की कैप्सूल होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वहाँ पर कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कलर चेंज करूँगा। इसके बाद कैप्सूल के अंदर अब पूरा जॉइंट जा रहा है। एक कैप्सूल है, उसको कवरिंग है, उसके अंदर पूरा जॉइंट मौजूद होगा। तो कैप्सूल तो इसकी बाहर वाली कवरिंग होगा ऑटोमोस्ट। अब अंदर क्या है? अंदर कैप्सूल के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन आएगी, उसका नाम दे रहे हैं सैनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये मैं अब जो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये सैनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ इस तरफ यही होगी सैनोवियल मेम्ब्रेन, ये रही सैनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ उन्होंने दिखाई गई है, ठीक हो गया। अब सैनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जॉइंट कैविटी आएगी पूरी, ठीक है। ये पूरी अब जो होगी अंदर वाली सारी, ये है हमारे पास जॉइंट कैविटी। ये सारा अंदर वाला डार्क रीजन है, सारा क्या जॉइंट कैविटी। और इसके अंदर हमारे पास जॉइंट कैविटी के अंदर मौजूद होता है सैनोवियल फ्लूइड। एक तरह का फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है, वो होता है सैनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सैनोवियल जॉइंट का। और सैनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट है जहाँ पर मूवमेंट अलाउ होती है। अच्छा, तो अब ये जो पूरा बता रहे हैं कि जॉइंट जो एंड्स ऑफ बोन्स पे है कवर विद हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज से कवर है, वो हेल्ड टुगेदर बाय सराउंडिंग टू ब्लैक कैप्सूल इसके अराउंड है, डेंस फिब्रस टिश्यू। सारी चीज़ें किसकी हैं? अभी हमने देखा है सारे करेक्टर किस में आ रहे हैं। ये सारे करेक्टर हमारे पास सैनोवियल जॉइंट में आ रहे हैं। अगला एमसीक्यू है, दो जॉइंट्स इन विच दी, अच्छा ठीक है, दो जॉइंट्स इन विच द आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड कंटेनिंग जॉइंट कैविटी। अभी मैंने बताया सैनोवियल फ्लूइड होता है इसके अंदर, सैनोवियल कैविटी के अंदर। तो दोबारा एक क्वेश्चन है सैनोवियल जॉइंट्स का। अच्छा, इसके बाद अगला एमसीक्यू है, द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द एल्बो एंड नी आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। अभी मैंने बताया एल्बो एंड नी में जैसे दरवाजे की मूवमेंट है वैसी मूवमेंट हो रही है, तो वो कौन सा है? हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट्स कॉल्ड, जॉइंट्स की स्टडी को क्या नाम देते हैं? तो आसान सा सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको हम आर्थोलॉजी का नाम देते हैं। आर्थरा का वर्ड जहाँ भी आया ना, वो होता है हमारे पास, आपने सुना होगा कि ऑर्थोपेडिक है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है। तो आर्थरा का वर्ड जहाँ है वहाँ हड्डियों से रिलेटेड होगा, और जॉइंट्स भी ज़्यादा हड्डियों से बनने हैं, तो आर्थोलॉजी आ गया। अगला हम इसको देखते हैं, डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन का वर्ड आएगा वहाँ आइटस आएगा, आइटस। अभी मैंने देखा आर्थरा का वर्ड कहाँ आ रहा है हमारे पास, जॉइंट्स के लिए आ रहा है, और आइटस तो आर्थराइटिस होगा, ठीक है। तो आर्थराइटिस ढूंढ लें, यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है, आर्थराइटिस आ गया। ये आसान से एमसीक्यू था, जो नहीं भी पता हो तो सोच के हो सकता है। अगला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू आर्थराइटिस। कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो आर्थराइटिस से रिलेट ना करी हो। देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, बिल्कुल है। उसके बाद ऑटोम्यून डिजीज़ हो सकती है। ऑटोम्यून मतलब हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट, जॉइंट्स के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बन जाए, ऑटोम्यून हो जाए, ये पॉसिबल है। उसमें लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन पेशेंट ओवर 65, ठीक है। ये ओल्ड पेशेंट्स में होता है ज़्यादा, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जब जॉइंट पेन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी तो डिसेबिलिटी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, ऐसा नहीं है, नर्व की इन्फ्लेमेशन की तो हम न्यूराइटिस कह देंगे, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है, तो जॉइंट्स का है, तो ये गलत है। अगला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसीडर्ड एट वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो अपनी हम मर्जी से मूव कर सकें। तो हमारी मर्जी से कौन से मसल मूव होते हैं? जो हमारे नॉर्मल बॉडी के मसल्स हैं, इसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। कार्डिक हार्ट के मसल हमारी मर्जी में नहीं है। स्मूथ मसल जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर मसल्स हैं वो भी हमारी मर्जी में नहीं है। जैसे हम अगर खाना खा रहे हैं, डाइजेशन खुद हो जाती है, हम सोच के नहीं कर रहे, तो हमारी मर्जी में नहीं है। तो स्केलेटल मसल जो है ये एक्चुअली वॉलंटरी मसल है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल। अब मायोजेनिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ देता हूँ। मायोजेनिक का मतलब ये है कि एबिलिटी टू जनरेट ओन, अपना ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करें, उसको हम मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है। ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, अब कैसे जनरेट करता है? ये हार्ट के मसल होते हैं एक्चुअली, हाँ, मायोजेनिक। ऐसे नोड आपने सुना होगा, ऐसे नोड जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट पे कहते हैं, वो जनरेट करता है। उसके बाद इनके सेल्स के अंदर कुछ डिस्क मौजूद होते हैं जो सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। हार्ट के मसल का स्पेसिफिक करेक्टर है, जैसे हार्ट का एक सेल है, ये दूसरे सेल है, ये आपस में ज्वाइन हुए होंगे इंटरकलेटेड डिस्क के। तो अगर यहाँ पर इस सेल में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई तो वो यहाँ पर ट्रैवल करके दूसरे में भी चली जाएगी, तो आपस में कनेक्टेड है, इसलिए सारे सेल्स, सारे टिश्यू एक साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अच्छा, अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम अगर भागने लगें तो हार्ट कोई, या समझे हमें कोई फाइट और फ्लाइट कंडीशन, इसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब यही है कि जिसके अंदर सिम्पैथेटिक
मतलब फाइट और फ्लाइट वाला, और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ जाते हैं, मतलब पैरासिम्पैथेटिक मतलब नॉर्मल। ये वाले सिस्टम जो हैं ये इसको सिर्फ ऑल्टर कर सकते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं बस, मतलब हार्ट बीट तेज़ कर देंगे, स्लो कर देंगे, बट हार्ट अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है। तो इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि हार्ट को निकाल के बाहर रख दें तो हार्ट तभी जो है वो बीट करता रहेगा, तो इसको ऐसे भी थोड़ा समझाया जाता है। ठीक है, तो एनीवेज मायोजेनिक टाइप में मैंने आपको समझा दिया, कार्डिक मसल्स हो गए। आगे स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप विद डैश न्यूक्लियस स्पेशल। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ भी समझने वाली, स्मूथ मसल जो हैं क्योंकि इन्होंने डाइजेशन वगैरह एक नॉर्मल फंक्शन करने, तो उसका एक ही न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस स्पेशल। अच्छा, जो हमारे पास स्केलेटल मसल है, क्योंकि हम इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कराते हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर मोर देन वन होता है, मोर देन वन। कार्डिक मसल की बात करें जो हार्ट का मसल है, इसके अंदर वन और मोर देन वन, मतलब दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब किसका पूछा है इन्होंने, स्मूथ मसल का, तो इसका वन ही होगा। ठीक है, 278 का जो आंसर है वो हमारे पास हो गया ए ऑप्शन। अगले हम रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न और मायोफिब्रिल इज कॉल्ड। अच्छा, ये वाली टर्म जो है मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना पड़ेगा। यहाँ पर सार्कोमेर का कॉन्सेप्ट मैंने डायग्राम में टच की है। सार्कोमेर का स्ट्रक्चर है, सार्कोमेर को आप पहले देखें, बेसिक यूनिट है ये, एक तो बेसिक यूनिट है किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन सबसे बेसिक लेवल पे जाके देखें तो एक इस यूनिट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल में। तो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू जेड लाइन, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दो जेड लाइन, एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये क्या है, ये एक्चुअली सार्कोमेर है। अब इसके अंदर मिलता क्या क्या है, इसके अंदर हमें ये मिलेगा, एक तो ये जो है, अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ येलो से, ये जो बैंड्स हैं ये सारे क्या हैं, ये है ए बैंड। ठीक है, ए बैंड, और ये किससे बने हुए, ये बने हुए थिक फिलामेंट से। कलर चेंज करना पड़ेगा, थिक फिलामेंट जिसको हम नाम देते हैं, और ये बना होता है मायोसिन से। अच्छा, अब जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ और ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास आई बैंड है, ये इस साइड, ये आई बैंड, और इसको हम नाम दे देते हैं थिन फिलामेंट का। ए बैंड, आई बैंड, और ए बैंड क्या है, थिक फिलामेंट, आई बैंड क्या है, थिन फिलामेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, ए बैंड के बीच में यहाँ पर एक रीजन होता है, इसको हम एम लाइन का नाम देते हैं, एम लाइन। ठीक है, ये क्या है, ये बीच में एक लाइन है जिसको हम नाम दे रहे हैं एम लाइन का। ठीक हो गया। अच्छा भाई, एम लाइन के अंदर यहाँ पर अगर देखें, ये वाला, ये तो एक एम लाइन है जो ए बैंड के बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर देखें, इस रीजन में ए बैंड और आई बैंड दोनों हैं, तो रीजन में दो चीज़ें आ रही हैं तो ज़्यादा डार्कर हमें नज़र आएगा। यहाँ पर भी ए बैंड आई बैंड दोनों हैं, इन दोनों में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं तो ज़्यादा डार्कर नज़र आएगा। बट ये वाला रीजन देखें, बीच वाला जो रीजन है, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ ए बैंड है। ठीक है, तो एक चीज़ है, तो ये इन दोनों के मुकाबले में ज़ाहिर है एक बिल्कुल साथ उसके ज़्यादा डार्कर है, तो ये लेस डार्कर नज़र आएगा। जब लेस डार्कर नज़र आएगा तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, ये एच जोन बन गया, एच जोन। तो ये चीज़ थोड़ी जहन में होनी चाहिए, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, एम लाइन क्या है बीच में, और एच जोन कैसे बनना है, ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए। और अब इसके हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन पे थे, रिपीटेड पोर्शन प्रोटीन और मायोफिब्रिल इज कॉल्ड। जो रिपीटेड पोर्शन सेल में जो बना रहे हैं वो मायोफिब्रिल, जो धागे थे हम थिनोथिक फिलामेंट कह रहे हैं, इनको मायोफिब्रिल होते हैं। मायोफिब्रिल की क्लासिफिकेशन में थिनोथिक फिलामेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक्चुअली सार्कोमेर होता है। अगला हम सीखा, सार्कोमेर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव, मैंने बताया जेड लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है, मायोफिब्रिल सार्कोमेर कहलाता है। अगला है ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। अच्छा देखिए, सेल मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल सेल है उसकी मेम्ब्रेन को नाम देते हैं प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मोलेमा। अगर न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन नाम दे देते हैं न्यूरोलेमा। ऐसे ही मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका हम नाम दे देंगे सार्कोलेमा। बस ये है और कुछ भी नहीं है, सार्कोलेमा। तो यही पूछ रहे हैं कि मसल फाइबर का मतलब मसल सेल ही है, तो सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सार्कोलेमा। अगला है ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट अकर इन। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल एमसीक्यू है, ये यही इसी डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है कि ये क्या कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है थिक फिलामेंट की, किस जगह पर होगी। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए बैंड है, एम लाइन है, आई बैंड है, जेड लाइन। हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्रिशिएट कर चुके थे डायग्राम में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ओवरलैपिंग किस जगह पर हो रही है। ये ओवरलैपिंग का पूरा रीजन है, ये ओवरलैपिंग का पूरा रीजन है। ये सारा क्या है एक्चुअली, ये ए बैंड का पार्ट है ना, ये सारा हमारे पास ए बैंड का पार्ट है। जहाँ हमारे पास जो थिक फिलामेंट्स हैं, जो डार्कर रीजन है, थिक फिलामेंट ज़्यादा डार्क होंगे, ये थिक फिलामेंट है पूरे। ठीक है, ये डार्कर है, पर मैंने बताया था यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा डार्कर नज़र आएगा। ठीक है, एक चीज़ ऑलरेडी भी डार्क है, बट ये क्या होगा, थिक फिलामेंट की वजह से डार्क तो होगी, बट ये लेस डार्कर होगी अपने साइड के मुकाबले में, तो इसलिए इसको एच जोन का नाम दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आ रही ए बैंड में। जो आई बैंड में हमारे पास सिर्फ थिन फिलामेंट्स आते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट आते हैं आई बैंड के अंदर, जिसको हम ये साइड वाले।
ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किस रीजन में हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है ए बैंड में। अगला एमसीक्यू है सार्कोलेमा, ये वही एमसीक्यू दोबारा आ रहा है रिपीटेड। सार्कोलेमा जो है वो ये पूछ रहे हैं कि किसके अराउंड सार्कोलेमा मेम्ब्रेन अराउंड किसकी होती है? मसल फाइबर की या मसल सेल के, एक ही बात है। अगला एमसीक्यू है ईच मसल फाइबर कंटेन लॉन्ग थ्रेड्स दैट एक्सटेंड अलॉन्ग इट्स इंटायर लेंथ, दीज आर कॉल्ड। जो थ्रेड्स हैं इसका नाम पूछ रहे हैं, जो लॉन्ग थ्रेड्स, कौन से थ्रेड्स हैं? जो हमने अभी पढ़े हैं, जो कौन से हैं? ए बैंड्स और हमारे पास आई बैंड, इन दोनों को पूछ रहे हैं कि इनका नाम क्या है। तो इनको हम नाम दे देते हैं मायोफिब्रिल्स का। ऊपर भी मैंने यहाँ पर देखा था हमने मायोफिब्रिल के क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में देखें क्या कहने द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल में क्या आ जाते हैं? थिक और थिन फिलामेंट दोनों आ जाते हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, तो इनको मायोफिब्रिल कहते हैं। अगला एमसीक्यू देखें, थिन फिलामेंट्स ऑफ मसल कंटेन डैश चेन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, थिन फिलामेंट में ये कह रहे हैं कितने एक्टिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट में कितने एक्टिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर डायग्राम अटैच हो मेरे पास है, ठीक है, ये है थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट ये जो तस्बीह के दानों की तरह स्ट्रक्चर है, बीडेड, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे क्या हैं? ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। तो ये एक्टिन फिलामेंट्स के एक ऐसे चेन है, उसके ऊपर लिपटी हुई दूसरी चेन है, ऐसी और करें अगर तो ये एक चेन है, ये उसके ऊपर लिपटी दूसरी चेन है, बाकी चेन छोड़ दें। इसी जो तस्बीह के दाने की तरह स्ट्रक्चर्स हैं उनको गौर करें, तो उनके ऊपर एक चेन के ऊपर दूसरी चेन है, तो दो एक्टिन चेन्स हमारे पास, दो ऐसी चेन्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है हमारे पास? और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं। कौन से? ये एक्चुअली थिन फिलामेंट का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कौन से मॉलिक्यूल अटैच होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर अटैच होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ये दो प्रोटीन से अटैच होती हैं। अब होता क्या है, जब भी माइसिन का हेड आएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आपको पता है कि कैल्शियम रिलीज़ होता है, तो कैल्शियम आके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन अपनी जगह से थोड़ा सा हटता है, वरना क्या करता है, ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या है कि ये ट्रोपोमाइसिन को, जिसके ऊपर बाइंडिंग साइड है फॉर मायोसिन, जो कि थिन फिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट आपस में स्लाइड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मगर बट नॉर्मल कंडीशन में जो थिन फिलामेंट के बाइंडिंग साइड है फॉर थिक फिलामेंट, वो इनक्लोज करके रखते हैं कौन? ट्रोपोनिन, ठीक है। जब कैल्शियम आता है, ये थोड़ा सा ट्रोपोनिन को हटा देता है। जब ट्रोपोनिन अपनी जगह से थोड़ा सा हटता है, तो ट्रोपोमाइसिन के ऊपर बाइंडिंग साइड मौजूद होती है, वो क्या हो जाती है? वो खुल जाती है, और माइसिन जो है ट्रोपोमाइसिन से अटैच होकर कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है। तो क्या सबसे पहले क्या हो रहा है? स्टेप वाइज अगर लिखूँ, कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन से बाइंड किया, दूसरा स्टेप क्या हुआ? ट्रोपोनिन डिस्प्लेस हो गया, तीसरा क्या हुआ कि जो बाइंडिंग साइड है ऑन किसके ऊपर? ट्रोपोमाइसिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइड है, ये क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई ओपन, ठीक है। और फिर क्या हुआ? जो माइसिन या थिक फिलामेंट, एक ही बात है, दोनों के ऑल्टरनेट नेम है, वो किससे बाइंड कर गया? वो बाइंड किया फिर ट्रोपोमाइसिन से, और ऐसी कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो ये कुछ 4 स्टेप्स अगर ध्यान में रखें तो आसानी हो जाएगी। तो अब इसको हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है थिन फिलामेंट ऑफ मसल कंटेन डैश चेन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया 2 चेन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं। अभी हमने देखा दाने, तस्बीह के दाने की तरह की जो चेन सी। अगला है थिक फिलामेंट इन मायोफिब्रिल ऑफ मसल आर मेड अप ऑफ। जो थिक फिलामेंट है वो किससे बना हुआ है? मायोसिन से बना हुआ है। अभी हमने देखा भी है, थिक फिलामेंट बना हुआ है मायोसिन से। थिन फिलामेंट मेनली बना हुआ है एक्टिन से। एक्टिन कहेंगे, बाकी माइनर कंट्रीब्यूशन इसलिए नाम नहीं लेते। तो एक्टिन। व्हाट डू वी कॉल दिस सेल सरफेस ऑफ अ मसल फाइबर? तो हम इसको सार्कोलेमा नाम दे देते हैं। अगला एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर्स इन ह्यूमन? स्केलेटल मसल फाइबर्स में क्या चीज़ नहीं मिलती? मैंने बताया मल्टीपल न्यूक्लियाई बिल्कुल होते हैं, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, दायरे कॉन्ट्रैक्शन करनी, एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन स्टोर करते हैं मसल मायोग्लोबिन के फॉर्म में। मायोग्लोबिन के साथ एक पिगमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन ज़्यादा अमाउंट तो ज़्यादा ब्लड में मिलेगा, तो ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये जो है गलत आंसर है, यही पूछ रहे हैं। अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू कह रहे हैं द हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब फॉर्म व्हेन मसल फाइबर पेनिट्रेट डीप इनटू सेल इज़ नोन एज। अच्छा, अब होता क्या है, मैं ये आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम इसकी भी अटैच की है मैंने, ये देखिए। होता ये है कि ये अगर सेल मेम्ब्रेन मसल की है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती, ये कहीं ना कहीं से ऐसे अंदर पेनिट्रेट की होती है, ये ऐसे अंदर पेनिट्रेट की हुई है। अब ये जो पेनिट्रेट किया हुआ पोर्शन है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ बस। ये अगर सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेट की हुई है ऐसी, ठीक है, तो ये पेनिट्रेट है, और इसके साथ क्या है? इसके साथ यहाँ पर मौजूद होगा, इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, इस तरफ भी यही होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 मौजूद होते हैं और ये अब 3 चीज़ें हो गई, एक ये, दूसरा इन्वेजिनेशन, तीसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा। तो इसको ट्राइड का नाम भी दे देते हैं। और इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ हो रही सेल मेम्ब्रेन की, इसको हम नाम देते हैं टी ट्यूब्यूल का। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कैल्शियम को स्टोर करता है। और मैंने जैसे भी आपको बताया था, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है कैल्शियम रिलीज़ होता है, और कैल्शियम रिलीज़ होता है तो आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है। ठीक है, तो यही है कि इसको क्या कहते हैं, जो इलोंगेटेड ट्यूब फॉर्म व्हेन मसल फाइबर पेनिट्रेट डीप इनटू सेल, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। अगले एमसीक्यू, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, इसे आपको याद करना है। एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट होता है। मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट है, एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट है। तो एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपको सिर्फ याद करना है। आगे बढ़ते हैं। वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर एनर्जी। देखिए, जब एटीपी शॉर्ट हो जाए तो मसल यूज़ करता है क्रिएटिन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्रिएटिन इसका आंसर है। क्रिएटिन फॉस्फेट होता है वैसे यूजुअली, तो क्रिएटिन फॉस्फेट ये मेंशन है। अगला है, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस स्टिमुलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। अच्छा, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। जो आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ नहीं होती, सिर्फ ए बैंड जो है शॉर्ट नहीं होता। अब मैं इसको दोबारा आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम जो हमने देखी थी। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये अंदर वाला क्या है सारा, ये है हमारे पास सारा ए बैंड। ठीक है, ये अंदर ये क्या है? ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट दूसरा नाम मायोसिन है। और ये दूसरा क्या है? ये थिन फिलामेंट है, जिसको आई बैंड भी कह रहे हो, ये एक्टिन है। और मायोसिन और एक्टिन आपस में स्लाइड करते हैं तो क्या होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो यह चीज़, ये वाली चीज़ हम अब तक देख चुके हैं। ठीक है, ये लिख देता हूँ आपके लिए। एक्टिन है, इसको हम नाम दे रहे हैं थिन फिलामेंट का। उसके बाद मायोसिन है, इसको हम नाम दे रहे हैं थिक फिलामेंट का। जहाँ पर मायोसिन मौजूद होगा वो ए बैंड भी होगा, या एक्टिन होगा वो आई बैंड होगा। ठीक है भाई, अब होता क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पर देखें, जो एच जोन है, एच जोन क्या है एक्चुअली, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये ऐसे एक दूसरे की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं इसकी डायग्राम अटैच करता हूँ आपके लिए। ये वाली डायग्राम देखें, ये है रिलैक्स स्टेट और ये है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। अच्छा, इसमें अब क्या हो रहा है कि हमारे पास रिलैक्स स्टेट में वही है, देखें आई बैंड है और यहाँ पर ये सारा ए बैंड है। ठीक है, बीच में क्या है? एच जोन है। एच बैंड क्या था कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थिक फिलामेंट मौजूद है, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है एच बैंड। एच बैंड के अंदर हमारे पास एम लाइन मौजूद होती है। अब होता क्या, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो यहाँ पर देखें कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहा कि जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है। देखें सारे आपस में करीब आ गए। तो क्या हुआ ये कि एक तो एच जोन जो है वो डिसअपेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आई बैंड है हमारे पास जो आई बैंड है ये छोटा सा रह गया। तो आई बैंड जो हुआ ये भी क्या हो गया? शॉर्टर हो गया। बट ए बैंड जो है वो ए बैंड की लेंथ नहीं चेंज हुई, ए बैंड सेम। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी इस डायग्राम से विजुलाइज करें। और इसको अब हम चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अगर। तो कौन सी चेंजेस हमारे पास होती हैं ये पूछ रहे हैं। तो हमारे पास आई बैंड शॉर्ट होता है, मैंने अभी आपको दिखाया। जेड एंड मूव अपार्ट नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल छोटा हो रहा है तो जेड जो बैंड है वो तो एक दूसरे के करीब मूव करेंगे। एच जोन बिकम मोर विजिबल नहीं, मैंने बताया वो डिसअपियर होता है। ए बैंड शॉर्टन नहीं, ए बैंड की लेंथ सेम रहती है। तो आई बैंड शॉर्टन होता है, मैंने आपको बताया। जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई डायग्राम से, वही आप ध्यान में रखें तो आपके सवाल सॉल्व होंगे। अगले हम सीखें द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू। कैल्शियम का फंक्शन क्या है मैंने आपको बताया, ये ट्रोपोनिन पे आके बाइंड करता है और ट्रोपोनिन पे बाइंड करके ट्रोपोनिन की थोड़ी सी शेप चेंज करता है। ट्रोपोमाइसिन की जो बाइंडिंग साइड है फॉर माइसिन फॉर थिक फिलामेंट वो उसको एक्सपोज करा देता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव, बिल्कुल सही है, यही आंसर है ए ऑप्शन। आगे, विच इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा इवेंट नहीं होता? ए बैंड शॉर्टन नहीं होता, मैंने आपको 2-3 मरतबा ऊपर बताया। तो ए बैंड शॉर्ट नहीं होता, ये चीज़ दोबारा देख लेते हैं, या बल्कि मैं आपको वीडियो के एंड पे सारी डायग्राम से दोबारा चीज़ें आपको समराइज़ करके बता दूंगा। अगले एमसीक्यू को देखेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस पेजेस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ड्यू टू फॉलोइंग प्रोसेस। अच्छा, अब एक्टिन मैंने बताया, एक्टिन और मायोसिन जो है ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। फिर जाहिर है मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे ही होता है। फिर ये इनका बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, फिर जुड़ेंगे, फिर ब्रेक होगा। जो ब्रेकिंग के लिए एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एटीपी चाहिए, ये चीज़ याद होनी चाहिए, बनने के लिए नहीं, टूटने के लिए एटीपी चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, दी मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व दी
ब्रेक डाउन और क्रॉस ब्रिजेस, ब्रेक डाउन टूटने के लिए क्रॉस ब्रिजेस, इसी एक्टिनोमाइसिन मिलने को क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। एक्टिनोमाइसिन मिलेंगे तो क्रॉस ब्रिजेस बनेगा। इसके लिए क्या होती है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, एटीपी यूज़ होती है। अगला एमसीक्यू है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है और ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाए तो मायोग्लोबिन से रिलीज हो जाती है, तो स्टोर ऑक्सीजन। आगे ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एटीपी इज़ यूज्ड फॉर। एटीपी क्यों होता है, ये मैंने बताया, बॉन्ड तोड़ने के लिए होता है, तो वो क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग के लिए यूज होगा। अगला एमसीक्यू है, दिस सेल मेम्ब्रेन और मसल फाइबर सार्कोलेमा कहते हैं, 2-3 दफ़ा पहले भी आ गया। अगला है, इरेगुलर स्ट्राइएशंस एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल इज रिलेटेड टू। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ मसल की। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं। देखिए, ये है स्केलेटल मसल, इसके अंदर स्ट्राइएशंस, ये जो कलर चेंज कर दें, ये जो धागे निशानात मौजूद हैं इसको करें स्ट्राइएशंस। तो इसके ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं। ये और ये कहाँ होगा, ये हमारे मसल्स में होगा, नॉर्मल जो बॉडी के मसल्स हैं। और ये क्या है, स्मूथ मसल है। ये क्या है, ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप क्या होती है, ऐसे नुकीली, दोनों तरफ से नुकीली होती है, इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। उसके बाद ये कार्डिक मसल है। कार्डिक मसल देखें, ब्रांचिंग है, ये एक ब्रांचिंग है, ये एक ब्रांचिंग है, ठीक है। तो ब्रांचिंग पैटर्न होता है, स्ट्राइएशंस भी इसके ऊपर मौजूद होती हैं। तो ये बेसिक करैक्टर है मसल्स के। अब यहाँ देखें क्या कह रहे हैं, इरेगुलर स्ट्राइएशंस और इनवॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कार्डिक मसल होता है, जो स्केलेटल मसल के भी स्ट्राइएशन है, बट वो हमारे कंट्रोल में है। तो ये हो गया कार्डिक मसल सेल्स। अगले एमसीक्यू, कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ विच टिश्यू, मैंने बताया कार्टिलेज बोन कनेक्टिव टिश्यू होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू इसका आंसर है। अगला, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन बिलो एक्सेप्ट। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल हमारे ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। तो ट्रैकिया है हमारे पास, बिल्कुल होगा, ब्रोंकाई में होगा, ब्रोंकियल, बट एल्वुलाई में नहीं होगा। आपको पता है एल्वुलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो वन सेल थिक है और इसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और उससे गैसेज एक्सचेंज करता है। तो वन सेल थिक है, इसके अंदर मसल्स तो नहीं आते ज़ाहिर है। तो ये हमारे पास एल्वुलाई हो गया। अगला है, हाउ आर रिब्स अटैच टू वर्टिब्री। हमारी रिब्स पीछे से वर्टिब्री से अटैच हैं, आगे जो है स्टर्नम बोन से अटैच हैं। तो चेस्ट में सेंट्रल बोन है, उस बोन को हम स्टर्नम का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो ये कह रहे हैं कि जो रिब्स हैं हमारी, वो कैसे अटैच हैं, रिब्स जो है हमारे पास वो कैसे, हाउ आर रिब्स अटैच टू वर्टिब्री, रिब्स वर्टिब्री से कैसे अटैच हैं ये पूछ रहे हैं। तो ये जो अटैच होती हैं एक्चुअली होती हैं मूवेबल जॉइंट से। ये जो जॉइंट्स होते हैं रिब्स और वर्टिब्री के बीच में, ये होता है एक्चुअली मूवेबल, बट कौन से मूवेबल, ये पार्शियली मूवेबल, थोड़ी मूव, बहुत कम मायने मूवमेंट होती है, तो पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स इसका नाम दे देते हैं। अब अगला एमसीक्यू है, विच कैविटीज आर प्रेजेंट अराउंड द जॉइंट्स एंड कंटेन अ थिन ऑयली फ्लूइड दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड कीप द जॉइंट्स मूविंग फ्रीली। वही है, मैंने बताया सिनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर बताया था। थोड़ा नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके देखने समझ आ जाएगा। तो सिनोवियल जॉइंट आंसर है। अगला एमसीक्यू, द मसल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ए ब्लड वेसल। अच्छा, हमारे मैंने बताया कि जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। जो ब्लड वेसल्स भी हैं इनके अंदर भी स्मूथ मसल ही मौजूद होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जैसे वैदो कंस्ट्रिक्शन, वैदो डायलेशन, ब्लड वेसल का डायमीटर कम और ज़्यादा करना है। अच्छा, अगला एमसीक्यू है, एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। ऑर्थोपेडिक का मतलब जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। ऑब्जर्व ने एक्सरे देखा ऑफ द जॉइंट ऑफ अ पेशेंट एंड डिटेक्टेड हार्डनिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो हार्डन हुए में ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिट। जहाँ भी कैल्शियम की चीज़ आ जाए इसका मतलब आर्थराइटिस से रिलेटेड कुछ होगा। कॉन्सिक्वेंटली द जॉइंट्स वॉज वेरी स्टिफ एंड crippled the patient. What was the patient suffering from? देखिए, कैल्शियम डिपॉजिट्स हो गए और कार्टिलेज हार्ड हुआ है। तो आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस का मतलब हमारे पास जो आर्थराइटिस का मतलब ये है कि हमारे पास जॉइंट्स की क्या हो रही है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये जो और कैल्शियम डिपॉजिट भी इसमें हमें मिल रहा होता है, तो आर्थराइटिस इसका आंसर है। तो ये हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं काफ़ी सपोर्टेड मूवमेंट के। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई और एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको चलें डायग्राम का वो बाकी रह गया। डायग्राम को मैंने आपको बताना है, सारे डायग्राम से चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करना है। सिनोवियल जॉइंट तक तो ठीक था, ये वाले थोड़े से कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा एक और मैं आपको करा देता हूँ तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, देखिए, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो मैं अब बनाऊँगा ना, ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ये सारा क्या है, ये थिक फिलामेंट है, ये सारा, ठीक है, ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है, मायोसिन, और इसको हम ए बैंड भी कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारा क्या है, ये थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट दूसरा नाम क्या है, एक्टिन, एक्टिन, और इसको आई बैंड भी कह रहे हैं, ठीक है। और थिन और थिक फिलामेंट जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो ही क्या होगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में, ये जो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है, तो बेसिक मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, वो फ्रॉम वन जेड डिस्क टू दूसरी जेड डिस्क के भी एमसीक्यू काफ़ी पूछा जाता है, ये हो गया। उसके बाद ए बैंड हमने देख लिया, आई बैंड देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो बीच में बिल्कुल जो ए बैंड के डार्क जो हमारा मायोसिन जो फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, उसके बीच में एक लाइन मौजूद है, इसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी, एम लाइन।
आगे बढ़ते हैं। एम लाइन भी हो गई, और एम लाइन के अंदर हमारे पास अगर यहाँ देखें, मैंने बताया यहाँ पर ए बैंड और आई बैंड दोनों मौजूद हैं, ये ज़्यादा डार्क होता है, यहाँ भी ए बैंड आई बैंड दोनों मौजूद हैं, ज़्यादा डार्क होता है इस रीजन में, बट सिर्फ और सिर्फ ए बैंड मौजूद है, तो ये अपने साइड्स वाले रीजन से कम डार्क नज़र आता है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं क्या, एज जोन का। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है एज जोन, अब वो दूसरी डायग्राम से देखते हैं, वो इस डायग्राम से देखते हैं, ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। इसमें देखें आपको कोई एज जोन नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डार्क बैंड दिखे, ऐसा कोई नहीं है, ये सारा रीजन में क्या दिख रहा है हमें, लाइट और डार्क दोनों दिख रहे हैं। तो एज जोन क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। उसके बाद अगर आई बैंड भी आप देखें, आई बैंड क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मौजूद थे यहाँ पर, ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट, तो ये देखें कितना छोटा हो गया, और बड़ा था तो आई बैंड शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जेड डिस्क भी का देखें तो जेड डिस्क इसकी यहाँ है, इसकी देखिए आगे आ गई, तो जेड डिस्क भी क्या होगी, क्लोज होगी, बट ए बैंड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सेम रहा, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमने देखा है आई बैंड ना, हमने देखा है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखें, थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है जो एक्टिन फिलामेंट इसको भी हम कहते हैं। तो उसके जो बीडी दाने तस्वीर के दाने नुमा स्ट्रक्चर होता है, 2 चेन्स होती हैं ऐसी, तो 2 चेन्स एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हैं। और इसके बाद 2 चीज़ें और होती हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन पे आके कैल्शियम बाइंड करता है, ट्रोपोनिन को थोड़ी सी अपनी जगह से हिलाता है, जब इस अपनी जगह से हिलता है तो ट्रोपोमाइसिन के ऊपर माइसिन की बाइंडिंग साइड मौजूद होती है। माइसिन जो थिक फिलामेंट है, ये दोनों फिर आपस में क्या कर जाते हैं, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाते हैं, जब इसकी बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो जाती है, तो ऐसे करके मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली डायग्राम तो क्लियर होगी, ये सेल इन्वेजिनेट हो रही है, इसको टी ट्यूब्यूल कह रहे हैं, दोनों तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, इसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है रिलीज होता है, ठीक है, ये मसल की आसान होगी। अच्छा, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह और चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे।